अस्सलाम वालेकुम। कल मिस करता हूँ, फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो होस्ट कराएं। वीडियो का टाइटल है जी नेक्स्ट पीएम इज एवरीथिंग लैंड, और ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में, तो कल आजमीन को भी सपोर्ट करें, हमें भी सपोर्ट करें। मेरा नाम है राना मुमदली, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर। अरे शक्लानी पास हो गया। स्टार्ट। एपिसोड 2 में हमने देखा कि 2017 के बाद ठोक देंगे पॉलिसी और बुलडोजर जस्टिस ने कैसे माफिया को लिटरली मिट्टी में मिला दिया है। और अब इस एक्सक्लूसिव डॉक्यू सीरीज के इस फाइनल एपिसोड में कुछ बहुत ही फैसिनेटिंग होने वाला है। इस एपिसोड में हम योगी जी के लाइफ के कुछ ऐसे रियल इंसिडेंट्स को डिकोड करने वाले हैं जिन्हें देखकर आप सोचने पर मजबूर हो जाओगे। और इसी एपिसोड में हम ये भी डिकोड करने वाले हैं कि क्या योगी जी भारत के अगले प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। एंड आई गारंटी कि इस पीएम वाले डिबेट पर आपको एक ऐसा पर्सपेक्टिव मिलने वाला है जो आज तक किसी ने कहीं पर भी डिस्कस नहीं किया है। और इस डिबेट को लेकर वो पर्सपेक्टिव लिटरली आपका पूरा का पूरा नजरिया बदल देने वाला है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द फाइनल एपिसोड ऑफ दिस एक्सक्लूसिव डॉक्यू सीरीज। प्रजा सुखे सुखम राज्य, प्रजानांच हिते हितम, नात्म प्रियम हितम राज्य, प्रजानां तु प्रियम हितम। ये चाणक्य का एक श्लोक है जिसमें वो ये कहते हैं कि जो राजा होता है उसका सुख प्रजा के सुख में ही होना चाहिए और उसे वही चीजें अच्छी लगनी चाहिए जिसमें प्रजा की भलाई होती है। यानी एक आदर्श राजा के मन में किसी चीज का कोई लालच नहीं होना चाहिए और उसे वो सब कुछ त्याग देना चाहिए जिससे कि उसके काम से उसका मन भटक सकता है। अब चाणक्य के इस श्लोक को थोड़ा योगी जी के केस में अप्लाई करके देखने की कोशिश करते हैं। जुलाई 2023, दिनेश चौधरी जो कि यूपी के एक एमएलए है, वो एक वीडियो ट्वीट करते हैं। इस वीडियो में एक फीमेल टूरिस्ट होती है जो कुछ लोगों के साथ माताजी के दर्शन करने के लिए एक पहाड़ी पर जा रही होती है। वो पहाड़ी पर जाते वक्त एक मिनी व्लॉग बनाती है जिसमें वो दिखाती है कि माताजी के मंदिर तक पहुंचने का जो रास्ता है वो कितना रिस्की है। अब वो लोग फाइनली माताजी के मंदिर में पहुंचते हैं, वहाँ दर्शन वगैरह कर लेते हैं, लेकिन वहाँ उन्हें एक पुजारी मिलता है जो उनसे कहता है कि यहाँ पर प्रसाद बेचने वाली जो शॉप्स है वहाँ आपको माँ भुवनेश्वरी प्रसाद भंडार नाम से एक शॉप दिखेगी। वहाँ एक महिला है जो उस शॉप को चलाती है, जाते वक्त आप उनसे जरूर मिलके जाना। अब ये टूरिस्ट जब उस शॉप के पास जाते हैं तो उस शॉप में बैठी हुई महिला उन्हें आवाज देकर बुलाती है और उन्हें उसकी शॉप से प्रसाद खरीदने के लिए कहती है। और जब ये टूरिस्ट वहाँ जाते हैं तो उन्हें वहाँ के बाकी लोगों से पता चलता है कि वो छोटा सा शॉप चलाने वाली महिला कोई और नहीं बल्कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की सगी बहन शशि देवी है। अब पहले आप ये रिसर्च पेपर देखना, यहाँ आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज दिखेगी। पॉलिटिक्स में एक टर्म होती है डायनेस्टिक पॉलिटिक्स। इसे आसान भाषा में कहूं तो पावर हमेशा घर में ही रहेगी और फैमिली लीनेज के थ्रू वो ट्रांसफर होती रहेगी, यानी राजा का बेटा ही राजा बनेगा। अब ये रिपोर्ट देखना, ADR यानी एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने एक रिपोर्ट पब्लिश की है जिसमें लिखा गया है कि इंडिया के 5204 सिटिंग MPs, MLAs और MLCs में लगभग 21% मेंबर्स ऐसे हैं जो डायरेक्टली डायनेस्टिक बैकग्राउंड से आते हैं। और ये डेटा किसी एक पार्टी का नहीं, इसमें कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, DMK और इवन बीजेपी जो खुद योगी आदित्यनाथ की पार्टी है, ये सब पार्टियां शामिल है। और अब इस रिसर्च पेपर को देखो जो इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस और बिट्स पिलानी ने मिलकर बनाया है, और ये और ज्यादा फैसिनेटिंग है। इस रिसर्च में स्कॉलर्स ने ये ऑब्जर्व किया कि जो डायनेस्टिक पॉलिटिशियंस होते हैं, यानी कि जो परिवारवाद से आते हैं, वो इकोनॉमिक ग्रोथ, क्राइम कंट्रोल, डेवलपमेंट एंड लेजिस्लेटिव परफॉर्मेंस इन मैट्रिक्स में हमेशा अंडर परफॉर्म करते हैं कंपेयर टू नॉन डायनेस्टिक लीडर्स। अब जरा दो सिनेरियोस को एक साथ रखकर देखते हैं। एक साइड ये ग्राउंड रियलिटी है कि इंडिया के लगभग 21% सिटिंग MPs, MLA और MLCs डायरेक्ट डायनेस्टिक बैकग्राउंड से आते हैं, यानी उनका पूरा का पूरा पॉलिटिकल करियर ही किसी ना किसी सरनेम का गिफ्ट होता है। और बिट्स पिलाने वाली रिसर्च भी ये कहती है कि जो नेता परिवारवाद से आते हैं वो नॉन डायनेस्टिक लीडर्स के कंपेयर में अंडर परफॉर्म करते हैं। यानी इसका मीनिंग ये निकल कर आता है कि पॉलिटिक्स अगर जितना ज्यादा फैमिली बिजनेस बनेगी उतना ही ज्यादा जो स्टेट का इंटरेस्ट है वो परिवार के इंटरेस्ट के नीचे दब जाएगा। तो ये हो गया फर्स्ट सिनेरियो। अब जो दूसरा सिनेरियो है उसमें कुछ ऐसा है कि यूपी जो कि देश का वन ऑफ द बिगेस्ट स्टेट है, उसका सीएम जिसके एक साइन पर हजारों करोड़ के प्रोजेक्ट्स क्लियर होते हैं, जिसके पास इतना इन्फ्लुएंस है कि वो अगर चाहे तो एक फोन कॉल में किसी को भी राज्यसभा, किसी बोर्ड या किसी कमीशन में कहीं पर भी सीट दिलवा सकता है। लेकिन बावजूद इसके उस आदमी की सगी बहन आज भी उत्तराखंड के पहाड़ों में एक छोटी सी प्रसाद की दुकान चला रही है।
सोच के देखो कि योगी आदित्यनाथ चाहे तो क्या वो अपनी बहन की किस्मत को रातों रात नहीं बदल सकते हैं? क्या वो उन्हें एक आलीशान बंगलों में शिफ्ट नहीं कर सकते हैं? ऑब्वियसली कर सकते हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं कर रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि वो अगर ऐसा करेंगे, वो अगर अपनी बहन के लिए सिस्टम को बेंड करेंगे तो वो भी उनमें से ही एक हो जाएंगे जिनके खिलाफ वो बुलडोजर चला रहे हैं। और उनका ये डेडिकेशन सिर्फ अपनी बहन के लिए नहीं है। अप्रैल 2020 की बात है, वो एक इंपॉर्टेंट मीटिंग में थे, तभी उनके पास एक ऑफिसर आता है और उन तक एक मैसेज पहुंचाता है। वो मैसेज देकर वो ऑफिसर वापस चला जाता है और योगी जी अपनी मीटिंग फिर से कंटिन्यू करते हैं। लेकिन जब वो मीटिंग खत्म होती है तो उस मीटिंग में प्रेजेंट एक सीनियर ब्यूरोक्रेट एक बहुत ही शॉकिंग ट्वीट करते हैं और वो ट्वीट ये था। वो ऑफिसर जो मैसेज लेकर बीच मीटिंग में आया था, वो मैसेज ये था कि योगी जी के पिताजी की मृत्यु हो चुकी है। लेकिन ये सुनने के बावजूद भी योगी जी ने वो मीटिंग कंटिन्यू की, बल्कि उन्होंने ये तक कह दिया कि वो अपने पिताजी की अंतिम यात्रा में नहीं जाएंगे क्योंकि कोविड जैसे क्रिटिकल सिचुएशन में एक मुख्यमंत्री होने के नाते उनके राज्य को उनकी ज्यादा जरूरत है। ये खुद योगी जी ने कहा है। और यहाँ तक कि जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दूं कि योगी आदित्यनाथ ने खुद का पिंडदान तक किया हुआ है। पिंडदान मतलब एक ऐसा रिचुअल होता है जो किसी मरे हुए इंसान की आत्मा को शांति मिले इसलिए परफॉर्म किया जाता है। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने ये रिचुअल खुद के जीते जी परफॉर्म किया और उसमें अपना घर परिवार, रिश्ते नाते और यहाँ तक कि अपना रियल नेम अजय बिष्ट वो भी त्याग दिया है और वो एक योगी बन चुके हैं। इवन उनके डॉक्यूमेंट्स अगर आप देखोगे तो उन पर उनके नाम के आगे उनके पिताजी का नाम नहीं बल्कि उनके गुरु का नाम लगा होता है। अगर और डिटेल में जाकर देखें तो जहाँ कुछ छोटे मोटे मंत्रियों के घर भी कुछ इस तरह के होते हैं, वही योगी आदित्यनाथ का घर आज भी कुछ ऐसा है। और ये सिर्फ पीआर वाला घर नहीं बल्कि उनका रियल घर यही है। और ये सब चीजें मिलाकर एक पैटर्न फॉर्म करती है जो दिखाता है कि योगी आदित्यनाथ को अपने परिवार से कोई अटैचमेंट नहीं है, उन्हें मटेरियलिस्टिक चीजों में कोई लगाव नहीं है और उनमें किसी भी तरह का कोई लालच नहीं है। और इसलिए चाणक्य का वो श्लोक फिर से आता है कि जो राजा होता है उसका सुख उसकी प्रजा के सुख में ही होना चाहिए। ऐसे ही योगी जी का एक और इंसिडेंट है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। क्या हुआ था कि 2017 में जब योगी जी पहली बार चीफ मिनिस्टर बने थे, तब उन्होंने एक बहुत ही आउट ऑफ द बॉक्स डिसीजन लिया था। योगी जी के पहले अखिलेश यादव यूपी के सीएम थे और उनके टेन्योर में उन्होंने कुछ ऐसी स्कूल बैग्स प्रिंट करवाई थी जिस पर उनका और उनके पिताजी मुलायम सिंह यादव जी का फोटो था। लेकिन हुआ क्या कि 2017 में जब सत्ता योगी जी के हाथ में आई तो उस वक्त ये जो बैग्स थी, ऐसी 35,000 से भी ज्यादा बैग्स सरकार के पास बची हुई थी। अब पॉलिटिक्स में कोई भी क्यों ना चुनकर आए, खास करके अपोजिशन लीडर्स में से, तो 99% चांसेस आर देयर कि वो पुरानी पार्टी को जितना हो सके उतना क्रिटिसाइज करेंगे और खुद के कामों को बड़ा दिखाएंगे। लेकिन योगी जी ने क्या किया पता है? उन्होंने वो 35,000 बैग्स जिन पर अखिलेश यादव और उनके पिताजी का फोटो लगा हुआ था, वही बैग स्कूल में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए ताकि उससे सरकार का पैसा पॉलिटिकल ईगो के चक्कर में खर्च ना हो जाए। लेकिन एक सिक्के के हमेशा दो पहलू होते हैं। एक तो हमने देख लिया कि योगी जी खुद एज अ पर्सन किस तरह के इंसान है और एक स्टेट का सीएम होने के बावजूद भी उन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ को कितना सिंपल रखा हुआ है। लेकिन इसका जो दूसरा पहलू है वो डिस्कस करना भी बहुत जरूरी है। देखो, योगी सरकार के अंडर यूपी में कई केसेस ऐसे भी रिपोर्ट हुए हैं जिनमें योगी के पार्टी के ही मिनिस्टर्स, हाई रैंकिंग ब्यूरोक्रेट्स और लोकल बॉडीज ने बड़े बड़े करप्शंस किए हैं। उत्तर प्रदेश में भ्रष्ट अधिकारी योजनाओं पर भ्रष्टाचार की छाप छोड़ते नजर आ रहे हैं। कई मामले ऐसे भी सामने आए जिनमें पुलिस वाले अपनी मनमानी करते हैं। अब भले ये एलिगेशंस डायरेक्टली योगी जी से लिंक ना हो, लेकिन हम ये तो नहीं बोल सकते ना कि बच्चे ने गुनाह किया है तो इसमें बाप की क्या गलती है। और कहीं ना कहीं जो मुख्यमंत्री होता है वो अपने राज्य की जनता के लिए पिता समान ही होता है, क्योंकि ये उसकी जिम्मेदारी होती है कि वो अपने राज्य के लोगों को सुरक्षित रखे। इसीलिए इस डॉक्यू सीरीज के थ्रू मैं मंगेश हिंदू, द होस्ट ऑफ द विल पावर स्टार, और इस चैनल को सपोर्ट करने वाले 26 लाख लोग योगी आदित्यनाथ तक एक मैसेज पहुंचाना चाहते हैं कि आप अकेले क्लीन होने से काम नहीं चलेगा। आपको सिस्टम के निचले स्तर पर भी उतना ही ध्यान देना होगा जितना कि ऊपर के स्तर पर दिया जाता है। आपको आपके एमपी से लेकर एमएलए और ब्यूरोक्रेट से लेकर लोकल ऑफिसर्स तक हर एक से अकाउंटेबिलिटी मांगनी होगी। जिस तरह आपने बड़े बड़े माफियाज को मिट्टी में मिलाकर यूपी में एक एग्जाम्पल सेट कर दिया है, वैसे ही आपको करप्शन से लेकर मनी लॉन्ड्रिंग तक हर एरिया में एक बड़ा एग्जाम्पल सेट करना होगा, ताकि यूपी के ग्रोथ में लगा हुआ जो बचा खुचा दीमक है वो भी जड़ से साफ हो जाए। और अब आते हैं हमारे उस सवाल पर कि क्या योगी जी भारत के अगले प्रधानमंत्री बन सकते हैं। देखो, इस मुद्दे पर डिस्कस करने से पहले आपको एक बात बहुत अच्छे से समझनी होगी कि पॉलिटिक्स एक ऐसी चीज होती है जिसमें कब क्या होगा ये आप कभी प्रेडिक्ट ही नहीं कर सकते हो। हाँ, हम कुछ पैटर्न्स को ऑब्जर्व करके, कुछ डॉट्स को कनेक्ट करके आगे क्या हो सकता है ये स्पेक्युलेट और गेस कर सकते हैं। लेकिन हमें ये मान के चलना पड़ता है कि पॉलिटिक्स में हमें कहीं से भी कुछ भी सरप्राइज मिल सकता है, जैसे बीजेपी के अब की बार 400 पार वाले प्रेडिक्शन को लेकर मिला था। सो यहाँ मैं पहले ही एक बात क्लियर कर देता हूँ कि क्या योगी जी भारत के अगले प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। इस क्वेश्चन को लेकर मैं जो भी कहूंगा वो
वो मेरा पर्सनल ओपिनियन रहेगा बेस्ड ऑन माय रिसर्च, माय ऑब्जर्वेशंस एंड पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग। कई लोग इससे अग्री भी कर सकते हैं और कई लोग इससे डिसअग्री भी कर सकते हैं। सो अगर आप डिसअग्री भी करते हो तो भी आपका ओपिनियन मेरे लिए मायने रखता है। बस आप मुझे कमेंट्स के थ्रू बता देना कि आप मुझसे क्यों डिसअग्री करते हो। नाउ लेट्स गेट बैक टू द मेन क्वेश्चन। क्या योगी जी भारत के अगले प्राइम मिनिस्टर बनेंगे? ये समझने के लिए हमें इन 3 एंगल्स को डिकोड करना पड़ेगा। फर्स्ट इज परफॉर्मेंस एंगल, यानी क्या उनमें पीएम लेवल की कैपेबिलिटी है। सेकंड इज पार्टी एंगल, यानी बीजेपी के अंदर एक्चुअल डायनामिक्स क्या है। एंड थर्ड इज नेशन साइकोलॉजी एंगल, यानी जनता किस टाइप का लीडर पीएम की कुर्सी पर देखना चाहती है। चलो एक एक करके तीनों एंगल्स को ब्रेक डाउन करते हैं। परफॉर्मेंस एंगल, अगर आप योगी जी का सिर्फ रिज्यूमे उठाकर देखो तो योगी जी का प्रोफाइल बहुत ही इंटरेस्टिंग है। 25 साल की उम्र में वो एक एमपी बन चुके थे, जो कि बहुत ही बड़ी बात होती है। उसके बाद वो लगातार 5 टर्म तक लोकसभा में रहे। इसके अलावा उनका अपने एरिया गोरखपुर में बहुत ही स्ट्रॉन्ग होल्ड है। यहाँ तक कि वो गोरखनाथ मठ, जिसे कई लोग यूपी का पावर सेंटर भी बोलते हैं, उसके हेड है। और तो और वो यूपी, जो कि पॉलिटिकली इंडिया का सबसे चैलेंजिंग स्टेट है, उसके बैक टू बैक 2 बार सीएम बन चुके हैं। अब योगी आदित्यनाथ का अगर यूपी के डेवलपमेंट को लेकर प्रोफाइल देखे तो वो भी काफी तगड़ा है। क्राइम कंट्रोल, इंफ्रा डेवलपमेंट और इवन रिलीजियस टूरिज्म, इन सब फील्ड्स में भी उन्होंने काफी हद तक इंप्रूव किया है। इसलिए प्योरली गवर्नेंस और इमेज के हिसाब से अगर देखा जाए तो मुझे लगता है कैटलिस्ट ऑन पेपर योगी जी पीएम के लिए वन ऑफ द बेस्ट कैंडिडेट हो सकते हैं। लेकिन पॉलिटिक्स में सिर्फ आपका रेज्यूमे मैटर नहीं करता, वहाँ पार्टी की टॉप लीडरशिप क्या चाह रही है वो भी मैटर करता है। और यही हमारा सेकंड एंगल आता है, पार्टी पॉलिटिक्स एंगल। और इसमें भी 2 अलग अलग एंगल्स हैं। इसका पहला एंगल ये है कि बीजेपी में हमेशा एक शॉकिंग पैटर्न देखने को मिलता है। देखो बीजेपी जो है वो अभी के लिए एक हाईली सेंट्रलाइज्ड पार्टी है, जिसमें 2 ही टॉप फेसेस है, मोदी एंड अमित शाह। और बाकी जो लीडरशिप है वो इन दोनों के नीचे के लेयर में आती है। मुझे पर्सनली लगता है कि जब भी पार्टी अपना नेक्स्ट पीएम कैंडिडेट चूज करेगी तो वो मेजरली ये 3 चीजें सोचकर करेगी। एक की कंटिन्यूटी ऑफ मोदी ब्रांड, दूसरी अलायंस मैनेजमेंट और तीसरी बात इंटरनल पावर बैलेंस। अब यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो तो योगी की ब्रांडिंग किस टाइप की है। इट इज हार्डकोर हिंदुत्व प्लस हार्ड लॉ एंड ऑर्डर प्लस बुलडोजर बाबा प्लस साधु मुख्यमंत्री। और योगी जी की ये जो ब्रांडिंग है वो बीजेपी के लिए एक 2-धारी तलवार बन सकती है। कैसे? देखो एक तरफ देश भर में बीजेपी के जो कोर सपोर्टर्स हैं, उन्हें इसी टाइप का एक हार्डकोर हिंदुत्व वाला पीएम चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ अगर पार्टी के एंगल से देखो तो उन्हें ये लग सकता है कि उनके जो अलायंस पार्टनर्स हैं, सदर्न स्टेट्स, नॉर्थ ईस्ट इंडिया वाले स्टेट्स और जो माइनॉरिटीज है, उनके लिए शायद योगी जी स्लाइट टू हार्ड लाइन वाले लीडर हो सकते हैं। इसीलिए पार्टी जब पीएम कैंडिडेट डिसाइड करेगी तो उन्हें ये भी देखना होगा कि क्या ये आदमी कश्मीर, बंगाल, तमिलनाडु, केरला, नॉर्थ ईस्ट, इन सब स्टेट्स में एज अ नेशनल फेस एक्सेप्ट हो पाएगा। और अगर इस सवाल का जवाब हाँ है तो योगी जी के पीएम बनने के चांसेस बढ़ सकते हैं। लेकिन यहीं पर एक और क्रिटिकल पॉइंट आ जाता है। मुझे लगता है कि बीजेपी के लिए योगी का यूपी में रहना स्ट्रैटेजिकली ज्यादा यूजफुल है इंस्टेड ऑफ उन्हें दिल्ली भेजना। बताता हूँ क्यों। देखो अकेले यूपी में 80 लोकसभा सीट्स हैं और इसीलिए कहा जाता है कि सेंटर का रास्ता यूपी से होकर जाता है। इसीलिए यूपी जीतना मतलब मोस्टली सेंटर जीतना होता है। और आज की डेट में अगर यूपी जीतना है तो वहाँ पर योगी जी का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि बीजेपी किसी भी हाल में वहाँ पर रिस्क नहीं ले सकती है। क्योंकि अगर योगी को दिल्ली भेज दिया और कोई वीक सीएम यूपी में आ गया जो अगेन सिस्टम को ढीला छोड़ दे तो बीजेपी अपना बिगेस्ट फोर्ट्रेस लूज कर सकती है। इसलिए अगेन मुझे लगता है कि पार्टी के लिए सबसे सही इक्वेशन ये हो सकता है कि सेंटर के लिए कोई ऐसा लीडर हो जो मोदी जी की तरह ही सॉफ्ट एंड हार्ड का मिक्सचर हो और नेशनल लेवल पर सब लोग उसे एक्सेप्ट कर सके। और वही योगी जी टाइप का एक हार्डकोर लीडर सेंटर में नहीं बल्कि यूपी में ही। ये इस टाइप का कॉम्बिनेशन बीजेपी को सेंटर प्लस स्टेट दोनों फ्रंट पर मैक्सिमम पे ऑफ दे सकता है। यानी योगी जी को दिल्ली की बजाय यूपी में रखना ही बीजेपी के स्ट्रेटजी में आ सकता है। अब जैसे कि मैंने कहा था कि इस पार्टी पॉलिटिक्स एंगल में भी 2 एंगल्स हैं, जिनमें से एक तो हमने अभी डिस्कस किया। अब इसका जो दूसरा एंगल है वो ये है कि इंडिया इज अ लैंड ऑफ एक्सीडेंटल पीएम्स, यानी इंडिया में अगला पीएम कौन होगा ये हमेशा से बहुत ही एक्सीडेंटल रहा है। आप एक पैटर्न नोटिस करना। 1991 में लोगों को लग रहा था कि या तो शरद पवार या कोई बड़ा नॉर्थ इंडियन नेता भारत का पीएम बनेगा, लेकिन एकदम से पीवी नरसिम्हा राव भारत के पीएम बन गए थे। स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। 1996 में किसी ने सोचा भी नहीं था कि एचडी देवेगौड़ा नाम का कोई आदमी जो नेशनल लेवल पर ऑलमोस्ट अननोन था वो भारत का प्रधानमंत्री बन जाएगा। I, H.D. Devegowda, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India. आगे 2004 में कांग्रेस जीत गई। सबको लगा कि इस बार तो नो डाउट सोनिया गांधी पीएम बनेगी, लेकिन बाद में पता चलता है कि पीएम के लिए मनमोहन सिंह जी को फ्रंट पर लाया गया है। और 2014 में भी यही पैटर्न रिपीट हुआ। सब मान के बैठे थे कि बीजेपी शायद अगला पीएम एल के अडवाणी जी को बनाएगी, लेकिन पीएम बनते हैं नरेंद्र मोदी जी। भारत के
संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। और इसीलिए इंडिया को लैंड ऑफ एक्सीडेंटल पीएम्स कहा जाता है, क्योंकि जिसको सब लोग अगला पीएम मान लेते हैं अक्सर कुर्सी उसके पास जाती ही नहीं, और जिसको लोग अंडर एस्टिमेट कर देते हैं वही आखिरी मोमेंट पर फ्रंट पे आ जाता है। और इस योगी वर्सेस नेक्स्ट पीएम वाले डिबेट को अगर आप मेरे पर्सपेक्टिव से देखो तो एज एन एक्सीडेंटल पीएम मेरे दिमाग में एक नाम आता है, एंड दैट इज द सीएम ऑफ महाराष्ट्र देवेंद्र फडणवीस। तो अब सवाल ये आता है कि क्यों फडणवीस, योगी जी क्यों नहीं? तो यहीं पर आता है हमारा थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एंगल, दैट इज नेशन साइकोलॉजी एंगल। देखो, जहां तक मुझे समझ आ रहा है आज इंडिया की जनता एक पीएम कैंडिडेट में दो चीजें चाहती है। एक ग्लोबल रिस्पेक्ट जो कि मोदी ब्रांड दे रहा है, और दूसरी चीज है उनके कंट्री और स्टेट की इंटरनल ऑर्डर एंड स्टेबिलिटी। और इस केस में योगी का मॉडल लोगों को ज्यादा पसंद आ रहा है। तो अब इसके चलते होगा ये कि मोदी जी के बाद जो भी पीएम आएगा लोग ऑटोमेटिकली उससे ये दो एक्सपेक्टेशंस रखेंगे। एक तो वो वर्ल्ड स्टेज पर हमारे लिए स्टैंड ले, और दूसरा कि वो देश के अंदर लॉ एंड ऑर्डर को टाइट कर दे। और यहाँ अगर आप योगी जी का इंटरनेशनल इमेज बारीकी से ऑब्जर्व करोगे तो आपको पता चलेगा कि योगी जी का इंटरनेशनल इमेज अभी भी यूपी सीएम एंड हिंदुत्व हार्डलाइन यहाँ तक ही लिमिटेड है। उनकी फॉरेन पॉलिसी, इकोनॉमी, डिप्लोमेसी, इन चीजों को लेकर जो अंडरस्टैंडिंग है वो उतनी हाईलाइट नहीं हुई है जितनी कि एक पीएम कैंडिडेट के हिसाब से होनी चाहिए। अब इसका मतलब ये नहीं है कि उनके पास कैपेबिलिटीज नहीं है, लेकिन किसी अननोन रीजन के चलते उन्हें अभी तक उस रोल में हाईलाइट नहीं किया गया है। और अब यहाँ पर हम वो एंगल डिस्कस कर सकते हैं कि देवेंद्र फडणवीस क्यों और योगी जी क्यों नहीं। देखो, चाहे आप एक्सेप्ट करो या ना करो, लेकिन एक बात तो फॉर श्योर है कि बीजेपी के डिसीजन मेकिंग में आरएसएस का वन ऑफ द बिगेस्ट रोल रहा है। हालांकि अगर हम हिस्ट्री में भी जाए तो भारतीय जनता पार्टी, जो पहले भारतीय जनसंघ थी, वो भी 1951 में आरएसएस के पॉलिटिकल आर्म के तौर पर ही फॉर्म हुई थी। इसलिए देयर इज नो डाउट कि बीजेपी के डिसीजन मेकिंग में आरएसएस का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस होता है। और अगर यहाँ देखा जाए तो देवेंद्र फडणवीस नागपुर से आते हैं, जो कि आरएसएस का हेडक्वार्टर है, और फडणवीस जी बचपन से ही संघ के इकोसिस्टम में पले बड़े हैं। इसीलिए उनकी आइडियोलॉजी क्या है ये प्रूव करने के लिए उन्हें दिल्ली तक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो ऑटोमेटिकली वहां तक पहुंच जाएगी। सो ये तो हुआ वन ऑफ द रीजन। अब इसके अलावा फडणवीस जी का जो पोर्टफोलियो है वो भी बहुत इंप्रेसिव है। वो महाराष्ट्र जैसे इंसेंटली कॉम्प्लेक्स स्टेट के सीएम रह चुके हैं। वो मुंबई पुणे जैसी इकोनॉमी, इंडस्ट्री, अर्बन केओस ये सब हैंडल कर चुके हैं। इवन वो बहुत अर्ली एज से कॉर्पोरेटर, फिर एमएलए, फिर वन ऑफ द यंगेस्ट सीएम भी रह चुके हैं। और तो और मैंने इन पर्सन भी उनको सामने बैठकर सुना है, और उससे मुझे ये लगा कि फडणवीस एकदम सॉफ्ट स्पोकन और स्मार्ट आदमी है। इंग्लिश, हिंदी, मराठी फ्लुएंटली बोल लेते हैं। इवन अगर आप उन्हें टीवी डिबेट्स में भी देखोगे तो वो एकदम काम नजर आते हैं। साथ ही वो हिंदुत्व की भी बात करते हैं, लेकिन योगी जी के जैसे एकदम हार्डकोर स्टैंड नहीं रखते हैं। इसीलिए इन सब पॉइंट्स को एक पेज पे रखकर बीजेपी और आरएसएस दोनों के माइंडसेट से देखने की कोशिश करो तो इस पूरे डिबेट का कंक्लूजन मिल सकता है। और मेरे हिसाब से वो कंक्लूजन कुछ ये हो सकता है कि बीजेपी योगी जी को शायद यूपी में ही रखेगी, एटलीस्ट कुछ शॉर्ट टर्म की, क्योंकि बात 80 लोकसभा सीट्स की है। और रही बात पीएम फेस की, तो मुझे लगता है कि सेंटर में वो देवेंद्र फडणवीस जी या फिर उनसे मिलता जुलता कोई और कैंडिडेट खड़ा कर सकती है। लेकिन मेरी गट फीलिंग कहती है कि ज्यादातर पॉसिबिलिटीज फडणवीस जी की है। अब अगर आप मुझसे पूछो कि क्या ये कंफर्म है, तो माय आंसर विल बी आई रियली डोंट नो। मुझे नहीं पता कि कल को क्या होगा, एंड एज आई सेड कि पॉलिटिक्स में कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो ये है मेरा पर्सपेक्टिव ऑन दिस डिबेट कि भारत का अगला पीएम कौन बनेगा। इस पर आपके जो भी थॉट्स या जो भी ओपिनियंस है, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट्स। और इसी के साथ हमारी ये डॉक्यू सीरीज यहीं पे खत्म हो जाती है। वैसे डॉक्यू सीरीज और डॉक्यूमेंट्रीज इन दोनों में से आपको क्या ज्यादा पसंद है वो भी मुझे कमेंट्स में बताना, सो दैट हमारे अगले डिसीजंस हम उस बेसिस पर ले पाएंगे। और जिन्होंने इस डॉक्यू सीरीज के पहले 2 एपिसोड्स नहीं देखे वो भी आप यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हो। टिल देन बाय बाय। जी, यहाँ पे योगी बाबा जो है उनका प्रोफाइल शॉर्ट थोड़ा सा डिस्कस किया गया है। वैसे तो काम उनके जो है वो बड़े बड़े हैं, काम उन्होंने किए हुए हैं, इस बात में कोई शक नहीं है। और जो इन्होंने बात की है कि एक राजा जो होता है, एक लीडर जो होता है, जिस तरह से वो प्रजा के साथ उसकी अटैचमेंट होनी चाहिए, प्रजा को अपना परिवार समझकर, अपनी संतान समझकर उसके साथ चलता है, वही राजा जो है वो हुकूमत करने में और लोगों के दिलों में घर बनाने में कामयाब होता है। और वो सारी खूबियां जो है ना योगी बाबा में मौजूद हैं, और नरेंद्र मोदी साहब जो हैं उनमें भी मौजूद हैं। प्राइम मिनिस्टर हैं देश के, लेकिन यकीन जानिए किस तरह से एक फ्रेंडली माहौल में प्राइम मिनिस्टर का होना ये दर्शाता है कि किस तरह से अपने प्रजा के दिलों के ऊपर वो राज करते हैं। योगी बाबा की बात करें, योगी बाबा में खूबियां तो बहुत ज्यादा हैं, इस बात में कोई शक नहीं है, क्योंकि मैंने इनका एक ऐसा चेहरा भी देखा है जहाँ पे इनकी सगी भांजी आई थी इनके पास और उनको जॉब की सख्त जरूरत थी,
लेकिन इन्होंने उनकी पर्ची को एक्सेप्ट नहीं किया। इन्होंने यही कहा था कि आप में अगर काबिलियत है तो आपको जॉब मिलेगी, अगर आप में काबिलियत नहीं है तो जिसका ये अधिकार है, जिसका ये हक है, उसको जॉब मिलेगी। मतलब कि मैं किसी और का अधिकार आपको नहीं दे सकता। ये भी मुमकिन है कि इस जॉब के लिए ये जो सीट है, इस सीट के लिए आपसे ज्यादा काबिल जो है वो सामने आ जाए, तो असल हकदार तो फिर वो हुआ ना। तो इन चीजों को मद्देनजर रखते हुए अपना परिवार जो है उनसे उन्होंने इस तरह से ताल्लुक नहीं रखा कि उनका जो असर रसूख है, जो उनका इक़्तिदार है, उसका उनको फायदा पहुंचे। अपनी जितनी भी कह लें कि इनकी बातें हैं ना, वो अपने आप में एक हैरान कौन है। फर्स्ट टाइम सुनने के लिए मिला है कि इन्होंने अपना पिंडदान किया हुआ है, और पिंडदान जो होते हैं ना, वो इस तरह से होते हैं कि संसार को त्याग देना, कि मतलब संसार से किसी किस्म की कोई अटैचमेंट ना रखना, मोह माया जो है उससे अपने आप को आज़ाद करवा लेना। किसी तरह से भी जो है ना वो इस तरह के जो लोग होते हैं वो मोह माया का शिकार नहीं होते। मोह माया क्या होती है? अपनों की चाहत में इंसान जो है वो फिर कुछ इस तरह की निर्णय लेता है जिसमें वो दूसरों का नुकसान नहीं सोचता, जिसमें वो ये नहीं सोचता कि दूसरों को इस निर्णय से कोई नुकसान हो सकता है। तो इन चीज़ों से इन्होंने अपने आप को जो है वो आज़ाद किया हुआ है। और ये बात देखने के लिए मिलती है कि इनके पिताश्री जो है, जब उनकी मृत्यु हुई और जब इन तक ये एक मीटिंग में थे, एक जो खत है, एक जो पर्ची है वो इन तक पहुंची, जिसके ऊपर ये लिखा हुआ था कि आपके पिताश्री जो हैं वो इस दुनिया में नहीं रहे। तो कितना बड़ा कह लें कि ये पीड़ा वाला लम्हा होता है कि इंसान जो है वो अपने कंट्रोल से बाहर हो जाता है। अपनों की तकलीफ तो कोई भी नहीं देख सकता, और खास तौर पर ये हो कि माता पिता जो हैं वो जब इस दुनिया में ना रहें और उनकी खबर पता चले, तो इंसान जो है वो तो कह लें कि जज्बात में आ ही जाता है। लेकिन योगी बाबा का आप देख लें कि कितना बड़ा पान है कि उन्होंने अपने रिश्तों को साइड पे रखा और अपने देश को वैल्यू दी, अपने देश की अहमियत को जाना। फिर भी सबसे पहले उन्हें लगा कि जो वो काम कर रही हैं, जो प्रजा ने उनको जिम्मेदारी सौंपी हुई है, वो ज्यादा अहम है कि इस चीज के मुतबादल के वो अपने पिताश्री का जाके अंतिम संस्कार जो है वो करें। उस चीज को उन्होंने छोड़ दिया। छोड़ा किस लिए? अवाम की बेहतरी के लिए, अवाम के लिए, कि अवाम को किसी किस्म का नुकसान ना पहुंचे। और मजे की बात यह है कि वो एक लीडर होने के नाते, एक सीएम होने के नाते, कोविड का जो माहौल चल रहा था तो उसमें सब लोगों को यही किया जा रहा था, सावधान किया जा रहा था कि आप जो है वो कोशिश करिए कि रश वाला माहौल ना पैदा कीजिए, और उसके बाद जो है वो ज्यादातर घरों में रही। तो उस दौरान इनके दिल में ये आया कि प्रजा के ऊपर जो हम कानून लागू करते हैं, अगर हम खुद उसको फॉलो नहीं करेंगे तो प्रजा जो है वो कैसे फॉलो करेगी? एक राजा जो होता है, जो कानून बनाता है, जब वही उन कानून का पालन नहीं करेगा तो प्रजा तो कभी भी नहीं करेगी। तो इन चीजों को मद्देनजर रखते हुए इन्होंने जो है ना वो यही सोचा कि भाई इससे ये होगा कि प्रजा जो है उसके लिए भी दिक्कत होगी और उनको भी नुकसान हो सकता है। तो उन्होंने अपनी जो पारिवारिक जितनी भी भावनाएं थी उनको अपने अंदर ही दबा लिया। हालांकि ये बड़ा मुश्किल होता है, ये आसान नहीं होता। उसके बाद उत्तराखंड में एक टेम्पल है, वहां पे एक फैमिली गई। जब वो वहां पे फैमिली गई, वो व्लॉग बना रहे थे, साथ साथ वीडियोस क्रिएट कर रहे थे। तो वहां पे जो स्वामी थे, वहां पे जो कह लें कि पंडित जी थे, जब उनसे उनकी मुलाकात हुई तो उनसे उनको जानने के लिए मिला कि आप जो हैं जी यहाँ पे एक लड़की हैं। तो वो पंडित जो है वो बताना चाहते थे कि आप जो हैं, आपको नज़र तो मसाइल आते हैं, लेकिन आप ये भी देखिए कि जो चीज़ें यहाँ पे हैं उनकी रियलिटी ये है कि एक सीएम जो है उनकी बहन है, और सगी बहन है, और उन्होंने एक छोटा सा ढाबा खोला हुआ है जिसके ऊपर वो प्रसाद जो है वो देती हैं। वहां पे वो पहुंची हैं, जब उनको पता चला है तो बड़ी हैरानकुन बात होती है भाई। एक एमपीए हो गया, एक एमएलए जो हो गया, उसकी पूरी कोशिश होती है कि वो अपने पूरे परिवार को घुसेड़ देता है, और जितने भी कह लें कि फायदे होते हैं ना वो अपने परिवार को देने की कोशिश करता है। उसकी यही कोशिश होती है कि उसकी जितनी भी, आप कांग्रेस को ही देख लें कि जद्दी पुश्ती जो है वो खानदानी उनकी सियासत जो है वो चल रही है। हालांकि राहुल गांधी जो है उस तरह से एक लीडरशिप वाली काबिलियत उनमें मौजूद नहीं है। उनके स्पीच भी हमने सुनी है, उनकी बातें भी हमने सुनी है, और हुकूमत में भी वो रहे हैं तो कुछ नहीं कर पाए जिस तरह से एक चेंज करना चाहिए। तो ये चीजें दर्शाती हैं कि एक खानदान जो होता है ना,
जब वो खानदानी लीडरशिप चलती आएगी तो उसमें वो उस तरह से मुल्क को कदमों पे खड़ा नहीं कर सकता जिस तरह से एक दूसरा बंदा जो है वो कर सकता है। अब नरेंद्र मोदी साहब को आजमाया गया है, वो लोगों की आजमाइश के मुताबिक उतरी हैं, उनका भी यही हाल है। जिस तरह से योगी बाबा है ना, उसी तरह से नरेंद्र मोदी भी है। उन्होंने तो अपने पूरे परिवार को ही कह लें कि वो बिल्कुल इस तरह से छोड़ा हुआ है कि जो जो उनके घर वाले काम करते थे आज भी वही काम करते हैं। उनके प्राइम मिनिस्टर होने का उन्हें कोई फायदा नहीं है। योगी बाबा जो है, इनके सीएम होने का इनके परिवार को फायदा नहीं। ये दोनों लीडर जो है बड़े ग्रेट लीडर है और ये पूरे देश को अपना परिवार समझते हैं। ये सिर्फ अपने परिवार को परिवार नहीं समझते, ये समझते हैं कि पूरा देश जो है ना हमारा वो परिवार है और पूरे परिवार को फिर योजना मिलनी चाहिए जो भी मिलनी चाहिए। तो इस हिसाब से ये जो है ना मुल्क के हक में बड़े अच्छे हैं। लेकिन जिस तरह से इन्होंने कहा कि यूपी में क्राइम जो था उसका खात्मा करना जरूरी था और वहां पे थोड़ा सा कठोर सीएम चाहिए था, वहां पे सॉफ्ट जो है वो नहीं चाहिए था, तो वहां पे तो ये एडजस्ट हो गए। लेकिन अब पूरे देश के ऊपर अगर इनको बिठाया जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है ना वो इनकी काफी सारी ऐसी पॉलिसीज हैं जिनसे एतराज करते हैं। और नरेंद्र मोदी साहब की अगर बात करें तो वो उस तरह से कठोरता नहीं दिखाते। वो जो है ना वो अपने कह लें कि जितने भी मिनॉरिटी के लोग हैं या जो भी सिलसिला है वो सबको एक साथ लेके चलने की कोशिश करते हैं। लेकिन योगी बाबा जो है ना वो भाई थोड़ा सख्त डिसीजन ले लेते हैं, इसलिए उनका पीएम होना मेरे ख्याल में काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगी। बिल्कुल जी, यहाँ पे जो है वो योगी जी की जो है वो लाइफ के बारे में, पर्सनल लाइफ के बारे में भी थोड़ा वो डिस्कस किया गया है भाई साहब के द्वारा। और मैं अप्रिशिएट करूंगा कि इन्होंने एक किस्म का ना जितने भी पॉइंट्स थे वो सामने रखे। बाद में जितने भी अपना बनेंगे कि किस तरह बनेंगे, किस तरह एंगल से बनेंगे या नहीं बनेंगे, वो चीज़ें जो है इन्होंने सामने रखी और जो जो था वो सारा कुछ बताया। लेकिन योगी जी की जो लाइफ है उन्होंने सारा कुछ त्याग दिया है। उन्होंने पिंडदान जो है वो अपना करवा लिया है। उन्होंने अपने रिश्ते नाते सब कुछ खत्म कर दिया है, वो साइड पे रख दिया है। पहले देखा है मुल्क और मुल्क में जो अवाम है, प्रजा है, उनके दुख तकलीफ को जो है वो जाना है। तो ये चीज़ जो है वो योगी आदित्यनाथ के बारे में यहाँ पे जो है वो बताई गई है। अब उनकी बहन का उन्होंने जिक्र किया कि वो प्रसाद जो है वो बेच रही हैं। तो वो चीज़ जो है उनका एक ढाबा है छोटा सा। तो अगर ये चाहते, ये सीएम है, यूपी के सीएम है, ये चाहते एक कॉल करते और पता नहीं क्या क्या उनका बन जाता, वहां पे होटल बन जाते या बड़ी शॉप बन जाती या बड़ा कारोबार बन जाता, लेकिन नहीं किया। और इसी तरह इनकी जो पिता थे उनकी जब मृत्यु हुई तो उस वक्त भी जो है इनको बताया गया, हालांकि इन्होंने पिंडदान किया हुआ है जो भी है, कि इन्होंने अपने रिश्ते नातों से जो है वो तलखी की हुई थी, लेकिन फिर भी जो है पिंडदान तो देने जाना जो है वो कोई भी हो बंदा पिंडदान तो देने जाएगा। लेकिन इन्होंने कोविड की वजह से जो है वो नहीं किए कि अगर हमने ये लॉकडाउन किया हुआ है तो ये बाकी अगर आम इंसान के लिए लॉकडाउन है तो एक सीएम के लिए भी है। मतलब इन्होंने साबित किया कि अगर प्रजा पे जो है वो अगर कोई कानून बन रहा है तो सीएम भी उसका हिस्सा है, उसी प्रजा का। तो ये चीज़ जो है वो बीच में दर्शाई गई है। और बाद में इन्होंने बताया कि पीएम क्यों नहीं बन सकते और क्यों बन सकते हैं। एक तो वजह उन्होंने बताई जैसे कि यूपी में या इंटरनल मामलात में जो है योगी जी को जो है वो ज़्यादा पसंद किया जाता है, इसमें कोई शक नहीं है। और यूपी में जो है उनको सीएम 2 दफ़ा जो है वो बने हैं। और इसी तरह जो अगर वो आगे प्राइम मिनिस्टर बनने की कुर्सी पे जो है वो बैठना चाहते हैं तो फिर इस एंगल से देखा जाए तो वो बन सकते हैं। दूसरा, पार्टी के हिसाब से देखा जाए तो वही बात के हिंदुत्वा जो है वो मतलब एक उस तरफ जो है ज़्यादा झुकाव हुआ है। तो जिस वजह से जो है वो इस तरह ऊपर आने से बीजेपी पार्टी का हो सकता है नुकसान हो जाए। तो जिस तरह उन्होंने बताया जम्मू कश्मीर, केरला और भी जितने मतलब कुछ रियासतें उन्होंने बताई हैं तो वहाँ पे जो है वो मसला बन सकता है। तो ये चीज़ बिल्कुल ठीक है। और मैं जो है वो यही सोच रहा था कि अगर इनको प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे तो कुछ एरियाज में जो है वो इस चीज़ के खिलाफ एहतजाज होगा, क्योंकि उनको चाहिए कोई न्यूट्रल बंदा जो कि हर तरफ जो है ध्यान दे। तो एक इमेज बनी हुई है योगी बाबा की कि हिंदुत्व को लेके जो है, हिंदुत्व के पॉलिसी को लेके जो है वो आगे बढ़ते हैं। हालांकि
ऐसा नहीं है कि, क्योंकि हमने इनकी काफ़ी सारी ऐसी वीडियो देखी है कि महिलाएं बच्चियां जो अगर आई हैं अगर कोई रिक्वेस्ट लेके तो उनकी भी रिक्वेस्ट सुनी गई है। जिस तरह हमारे अपने इसी चैनल पे पड़ी हुई है, एक दो वीडियो हैं, एक पाँव भी दिलवा रहे हैं। तो ये चीज़ें हैं कि अपना वो उनको इनको कोई ऐसी दिक्कत नहीं है मुसलमानों से या किसी और मिनॉरिटी से, लेकिन वो एक कंसेप्ट बना हुआ है कि ये हिंदुआ पॉलिसी में चलते हैं और हिंदुआ को लेके आगे प्रचार ज़्यादा करते हैं। तो इसलिए जो है वो ये बीजेपी की पार्टी के लिए जो है वो एक किस्म का दो-धारी तलवार जो है, जो उन्होंने कहा कि वो साबित हो सकती है। वैसे तो सक्षम है ये पीएम की कुर्सी के लिए, लेकिन ये चीज़ें भी हो सकती हैं। और तीसरा जो है वो इंटरनेशनल मुद्दों को लेके जो है वो जो फॉरेन पॉलिसियों को लेके थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि इनकी इमेज बाहर भी जो है वो यही है हिंदुत्व की पॉलिसियों के मुताबिक। तो उस इमेज की वजह से जो है वो नहीं शायद हो सकता बने। तो इनको यूपीए से अगर निकाल दिया जाए, एक वजह ये भी है, पार्टी ये भी सोचेगी अगर यूपी से निकाल के दिल्ली में भेजा जाए प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पे, तो फिर जो है यूपी में वीक अगर कोई आ गया तो यूपी हाथ से जाएगा। 80 सीटें हैं वहाँ से, वही बात गई। पीएम का मतलब जो रास्ता है दिल्ली का वो यूपी से होके जाता है। तो वो यही मिसाल है, अगर यूपी खो दिया मतलब 80 सीटें जाती हैं तो ये भी नुकसान पार्टी के लिए होगा। इसलिए इनको यूपी में ही उन्होंने कहा कि वो वहीं पे ही रहने देंगे और ख़ुद जो है प्राइम मिनिस्टर के लिए कोई और जो है नाम सामने आ सकता है। जिस तरह के वो इन्होंने एक बीच में जिक्र भी किया कि है तो वो भी हिंदुत्व के मानने वाले, लेकिन ये है कि उनकी पॉलिसियाँ, उनका लहजा जो है वो नरम है, इतने ज़्यादा सख्त भी नहीं है, कठोर भी नहीं है। तो वो प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी के लिए जो है मुनासिब पार्टी जो है वो ये मुनासिब समझेगी। तो बहरहाल इन्होंने योगी जी के जो है वो एक लाइफस्टाइल पे भी जो है थोड़ा बहुत लाइट आउट किया, उनकी लाइफ को भी, उनकी पर्सनल लाइफ को भी, उनकी फैमिलीज को भी, और उसके बाद उनके आगे क्या मतलब हो सकते हैं, किस चीज़ के लिए बेहतर होंगे, किस चीज़ के लिए जो है वो इनको चुना जाएगा, उस पर डिस्कस इन्होंने की है और अपनी राय दी है। और बाकी एक अच्छी राय थी। मैं भी यही सोच रहा था शुरू में जब उन्होंने देखा कि ये योगी जी का मतलब नेक्स्ट पीएम जो है वो इंडिया का कौन होगा, तो उस पे ये वीडियो बनी है। तो योगी जी का मैंने पहले यही सोचा कि योगी जी नहीं बनाएगी पार्टी, क्योंकि उनका इमेज जो है वो इस तरह का है और इनकी भी सोच वैसी ही है। हर एक की अपनी अपनी सोच हो सकती है और आप भी बता सकते हैं अपनी सोच और अपनी राय कि हमारा जो है वो ये राय है, हमारा ये तजिया है। तो बाकी ये नहीं कहते कि हम यहाँ पे ये नहीं कह रहे कि वो प्राइम मिनिस्टर बन ही नहीं सकते, बन भी सकते हैं। ये तो उस पार्टी ने सोचना है ना कि किसका नाम पीएम को जो है वो आगे लेके आना है। लेकिन जो इन्होंने बातें की मैं एग्री करता हूँ इनकी बातों से। बिल्कुल जी, योगी जी के ऊपर इन्होंने थोड़ी डिटेल में बात की और बाकी इंटरनल मैटर है आप लोगों का और आप लोगों ने डिसाइड करना है भाई कि कौन आएगा। लेकिन इस वक्त जो पार्टी चल रही है, बीजेपी हुकूमत चल रही है, मैं कहूँ कि उसको कंटिन्यू करना जो है वो बड़ा ज़रूरी है। और लोगों को यही कंसर्न है, ज़्यादा लोगों को जो उनकी पार्टी के लोग हैं या वो जो पार्टी के लोग हैं असल जो होल्ड कर रहे हैं, उनका यही कंसर्न होगा इस चीज़ को लेकर कि वोटिंग में कि यार अगर इस बंदे को लेके आते हैं तो वो उस ऑरा को जो है वो कंटिन्यू रखेगा। वो जो कह लें कि उन्होंने बीच में मेंशन किया कि जो भी प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, जो भी चीज़ें हो रही हैं, उनमें 19-20 का फ़र्क नहीं होना चाहिए। जो फ्यूचर्स प्लान्स हैं उनके ऊपर भी काम वैसे ही चलना चाहिए जैसे चल रहा है। क्योंकि अक्सर औक़ात देखा जाता है कि एक बंदा चेंज होता है तो वो लाएअमल कहीं न कहीं चेंज करता है। इन्होंने बीच में उस पॉइंट को भी लेके आए कि वो पहले रहे हैं मेरे ख्याल में सीएम, उनका नाम पता नहीं क्या है, और वो बीच में अजय नाम था मेरे ख्याल में, अजय आई थिंक कोई यही था, और सॉरी अबाउट दैट। वो जो है उन्होंने वो बैग्स जो है वो दिए, उसके ऊपर उन्होंने अपने पिता की और अपनी वो तो अखिलेश यादव थे, अखिलेश जिनके यादव जी बिल्कुल जिनके बैग थे ना। वही थे। और वो जो है उन्होंने वो बैग दिए और उसके ऊपर फोटोज किए और बाद में योगी जी ने उन्हीं बैग्स को जो है वो कह लें कि बच्चों में तकसीम किया। क्यों? क्योंकि भाई वो गवर्नमेंट का पैसा ही था और अगर वो अपनी हुकूमत उसमें आए थे, सीएम बने थे, तो वो सोचते कि यार मैं सीएम हूँ, मेरी फ़ोटो होनी चाहिए, ये और वो, तो वो सिचुएशन होनी चाहिए। तो भाई उसमें वो चीज़ें ज़ाया होनी थी। वो बैग्स जो थे वो गवर्नमेंट का खर्चा था, टैक्स के पैसे थे, भाई वो ज़ाया होने थे। उन्होंने वो ज़ाया होने से बचाया। ये रुख भी है कि वो उन प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करेंगे।
वो भी उनकी अपनी पार्टी के हैं, हुकूमत के हैं। वो दूसरी पार्टी के प्रोजेक्ट जो हैं वो छोटे मोटे उनको कंटिन्यू कर सकते हैं, तो अपने भी वो कंटिन्यू करेंगे कहीं ना कहीं। लेकिन कंसर्निंग लाइक सबसे ज़्यादा बात जो है, क्योंकि वो थोड़ा पक्षपात इस वजह से कि वो वन साइडेड थोड़े नज़र आते हैं, ठीक है। लेकिन मोदी सर में उन्होंने कहा कि वो पोलाइट वे में चलना, वो कह लें कि बाहरी ताल्लुकात जो है उनको भी साथ में लेकर चलना, दोनों चीज़ में वो पोलाइट भी हैं, थोड़े हार्ड भी हैं, तो सॉफ्ट कॉर्नर कहीं ना कहीं पाया जाता है उनकी बातचीत करने में, उनकी फॉरेन पॉलिसीज़ में उनका इंटरेक्ट होना, वो चीज़ जो है वो बड़ी डिफरेंट है। आई डोंट नो वो को उस ऑरा को मैच कर पाएंगे, क्योंकि भाई आप एक लेवल सेट कर देते हैं और फिर लोग जो है या कंट्रीज़ जो हैं या दूसरी कंट्रीज़ जो आपके साथ ताल्लुकात बनाती हैं उस लेवल को फॉलो करती हैं कहीं ना कहीं, और चाहती हैं कि अगला पीएम जो चूज़ हो इंडिया का या किसी भी कंट्री का, भाई वो बात करे तो फिर वो उस लेवल से भी ऊपर हो, तो फिर वो वाला या उस लेवल तक हो। उससे नीचे वाला जो है, अगर आप कहीं न कहीं इस चीज़ को पुश डाउन करेंगे कि योगी सर जो है वो जाते हैं और उनके ताल्लुकात जो है, फ़ॉरेन ताल्लुकात जो है कह लें, जितने भी रिलेशन है वो थोड़े डिस्टर्ब होते हैं इस चीज़ को लेकर, तो भाई पार्टी के ऊपर इम्पैक्ट ज़रूर आएगा। वो लोग कहेंगे कि मोदी साहब ने चलो वन साइड जो है वो सेव तो की हुई थी, इंटरनल मैटर थोड़े इधर-उधर हो जाते हैं, लेकिन एक साइड तो स्टेबल थी ना यार। और इनके आने से वो भी हिली-जुली नज़र आ रही है, तो अपोज़िशन को मौका मिलेगा। अपोज़िशन तो पहले तैयार होती है इन चीज़ों के लिए, तो इनको फैसला जो है वो सोच समझ के लेना पड़ेगा। बीच में अमित शाह जो है उनका नाम भी नज़र आ रहा था। अब ये लोग हम तो वीडियोज़ देखते हैं, हमें वीडियो के थ्रू पता चलता है कि इन्होंने ये कार्य जो है वो किए और ये अपनी कंट्री के लिए किया। जिस सीट पे वो बैठे हुए हैं एज़ अ सीएम जो है, उन्होंने जो कार्य किए हैं उनकी बहुत सारी वीडियोज़ हमने की हैं, उनमें मेंशन भी किया गया है। और वो उस चीज़ को लेकर भी ठीक है, कह लें कि 110% पूरे उतरते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो लोग इस चीज़ को फ़ील करेंगे। और इनको मेरे ख़्याल में वही बात इनकी ठीक है जो भाई साहब ने कहा है कि सीएम रहेंगे यूपी के, और क्योंकि वहाँ होल्ड करेंगे तो अच्छे तरीके से जो है प्लान इम्प्लीमेंट हो सकेगा, हमारी पार्टी अच्छे तरीके से ग्रो कर सकेगी और एक बनी बनाई चीज़ को ख़राब नहीं करना चाहते वो। तो ऑप्शन उन्होंने एक और जो है वो मेरे ख़्याल में साउथ इंडियन है, वो जो है उनका नाम थोड़ा मुश्किल था, सॉरी अबाउट दैट। और वो जो है उनको लाया जा रहा है कि उनमें वो चीज़ें जो हैं एबिलिटी जो है, कैपेबिलिटी जो है वो है उनमें, और वो कर लेंगे। तो ये देखने लायक होगा ये फ़ैसला किस तरह का आता है। लेकिन शॉकिंग था जो स्टार्टिंग में उन्होंने कहा कि एक पहाड़ी का ज़िक्र किया और एक मंदिर का, और वो जो एक स्थान का ज़िक्र कर रहे थे, मुझे लगा कि शायद योगी जी ने उसके ऊपर इम्प्लीमेंट किया होगा, वो रोड्स क्रिएट किए होंगे वहाँ पे और सारा वो सिस्टम जो है उसको ठीक किया होगा। लेकिन पता चला कि उनकी सिस्टर जो है वो वहाँ पे जो है वो काम कर रही हैं, एक ढाबा चला रही हैं, और वो उनकी भी हेल्प आउट नहीं कर रहे, उनको भी कह रहे हैं कि अपनी मदद आप में जितनी एबिलिटी है, कैपेबिलिटी है, वो उसको दिखाएँ। अपना टैलेंट शो करें अपने बलबूते के ऊपर, मैं सपोर्ट नहीं करूँगा और मैं यहाँ पे एक हकदार को हक देने के लिए बैठा हुआ हूँ, उसे छीनने के लिए नहीं। ये चीज़ भी अच्छी है, ये भी मोदी सर में भी यही चीज़ नज़र आई। उन्होंने भी अपनी फैमिली को थोड़ा जो है कह लें कि डिस्टेंस देकर रखा, उनको इन्वॉल्व नहीं किया। वरना हमेशा देखा यही जाता है हम एशियन कंट्रीज़ में कि हम किसी भी ओहदे के ऊपर जाते हैं तो सबसे पहले अपनी फैमिली को सपोर्टिव होते हैं। सपोर्टिव एक पर्सनल वे में होना एक और चीज़ है, किसी बंदे का, किसी और व्यक्ति का उस ओहदे का गलत इस्तेमाल करना और उसका हक जो है अपनी फैमिली के बंदों को देना, वो गलत होता है। इनमें वो चीज़ भी नहीं है। तो ये देखने लायक होगा कि आने वाले वक़्त में क्या और फैसला। वैसे इनका घर देखा, हाँ, यकीन करें बिल्कुल सादा सा घर है इनका। वो भाई नहीं तो अगर कोई सीएम या कोई अफसर ही लग जाता है, एक बात है छोटा सा भी, शुरू हो जाते हैं तो फिर। भाई उनकी तो कोठियां, कारें, मतलब क्या क्या वो बनाते हैं फिर अपना। वही अक्सर लोग आते हैं इक़्तिदार में, इसलिए पाकिस्तान में भी यही कुछ चल रहा है कि भाई एक बार जो है उस ओहदे के ऊपर आना है और फिर अपना कट लेना शुरू कर देते हैं सारा। वो देखते ही देखते उन लोगों के पास गाड़ियाँ, घर, प्रॉपर्टी, हर चीज़ आना शुरू हो जाती है, उनके टूर शुरू हो जाते हैं। बंदा कहता है यार इसका मतलब है सियासत में आ जाओ तो बल्ले-बल्ले आप खा सकते हो। जब जो बंदा करप्शन नहीं करता, अपने ओहदे के साथ जो है वो लॉयल होता है, उस चीज़ के साथ काम कर रहा होता है, फिर भाई उसके पीछे कोठियाँ और कारें और ये चीज़ जो है वो नज़र नहीं आता। यही योगी जी के पीछे ये सिचुएशन नज़र आ रही थी। आप क्या ओपिनियन रखते हैं? ये थोड़ी सीरियसनेस जो है इसमें है कि यार क्या चूज़ होगा, क्या होगा आने वाले वक़्त में? इसको वोटिंग ज़्यादा होगी, या बता सकते हैं जी कमेंट सेक्शन में।
और इनके जो वीडियो की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, प्लीज़ इनके थ्रू हमें भी सपोर्ट कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका क्या रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। Peace.